नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइट, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की जड़ से पड़ताल। आपके लिए न्यूज इनसाइट, राइट न्यूज। कि क्या होती है थिएटर कमांड। थिएटर कमांड तीनों सेनाओं को मिलाकर कंबाइंड कमांड सेंटर होता है। थिएटर कमांड्स का सबसे सही उपयोग युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की होती है और उसकी जरूरत होती है। युद्ध के हालात में तेज और सटीक हमलों के लिए इसका इस्तेमाल काफी अच्छा होता है। इस साल 15 अगस्त को देश की पहली नेवी थिएटर कमांड का ऐलान किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्यों पड़ी थिएटर कमांड बनाने की जरूरत। थिएटर कमांड बनाना देश की मांग है। कई देश इसके प्रयोग को पहले ही कर चुके हैं। इससे तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बेहतर होता है। एक साथ कमांड लाने पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च भी कम हो जाता है। कोई नई तकनीक आती है तो उसका उपयोग तीनों सेनाएं कर सकती हैं। इतना ही नहीं, युद्ध के हालात में इसका महत्व और बढ़ जाता है। भारत में जो पहली थिएटर कमांड बनकर तैयार हो रही है, उसमें वायुसेना के पास उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा थिएटर कमांड का एक अलग प्रमुख भी बनाया जाएगा, जिसकी रैंक एयर मार्शल के अधिकारी की होगी। अभी भारत में तीनों सेनाओं की कुल मिलाकर 17 कमानें हैं। एयर डिफेंस, समुद्री, पूर्व और पश्चिम कमान सबसे पहले बनेगी। अब बात करते हैं कि थिएटर कमांड बनने से क्या होगा। थिएटर कमांड बनने को लेकर पहले सेनाओं में कई बार मतभेद हो चुके हैं। इसके पहले सबसे बड़ा कारण तीनों सेनाओं को अपनी स्वायत्तता खत्म होने का डर था। दरअसल एकीकृत कमांड बनने के बाद अधिकांश ताकत थिएटर कमांड प्रमुख के पास होगी। ऐसे में सीडीएस की भूमिका भी अहम होगी, जबकि तीनों सेनाओं में 4 स्टार रैंक वाले अधिकारियों की संख्या कम हो जाएगी। इसी कारण इसके बनने में काफी देरी होती रही है। भारत में अभी 17 सिंगल्स कमांड्स हैं। इसे कम करके 4 या 6 थिएटर कमांड्स बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि विपिन रावत 4 थिएटर कमांड पर काम कर रहे थे। विपिन रावत चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए ये थिएटर कमांड बनाना चाहते थे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश इसलिए ताकतवर कहलाते हैं कि उनके पास थिएटर कमांड है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में किसके पास कितनी थिएटर कमांड है। अमेरिका में अभी कुल मिलाकर 11 थिएटर कमांड्स हैं। अमेरिका इन्हीं में से 6 कमांड से पूरी दुनिया को कवर करता है। वहीं चीन के पास भी 5 थिएटर कमांड्स हैं। चीन भारत को अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के जरिए हैंडल करता है। इसी कमांड से वो भारत चीन सीमा पर निगरानी रखता है। रूस के पास 4 थिएटर कमांड्स हैं। जिस तरह अमेरिका, रूस, चीन दुनिया पर अपनी कमांड के जरिए नजर बनाए रखते हैं, उसी तरह भारत भी अपनी थिएटर कमांड के जरिए अपने दुश्मनों पर नजर रखेगा। फर्स्ट नॉर्दर्न थिएटर कमांड, जो चीन से लगी सीमा के मद्देनजर काम करेगी। दूसरा वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो पाकिस्तान से खतरों पर नजर रखेगी। तीसरा साउथ थिएटर कमांड, इसमें नेवी पर फोकस करते हुए सैन्य रणनीति बनाएगी। साउथ चाइना सी और दक्षिण प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना जिस तरह आक्रामक हो रही है, उसमें ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हैं, पर जरूरत पड़ने पर साथ दिखाने के लिए एकजुट फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भारत भी अपनी थिएटर कमांड बना रहा है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। ये ईडी की कार्रवाई है, इस पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले बात दिल्ली के शराब घोटाले की, जिसकी जांच और आज दिल्ली से तेलंगाना पहुंच चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले को लेकर जेल में हैं। तो अब ईडी के रडार पर तेलंगाना की सीएम की बेटी के कविता हैं, जिन्हें आज तीसरी बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या है पूरा मामला, आपको समझाएंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में शराब घोटाले की आज दिल्ली से तेलंगाना तक जांच हो रही है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद ईडी की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। पीआरएस प्रमुख की बेटी के कविता को लगातार तीसरे दिन ईडी ने बुलाया था। ईडी दफ्तर जाते हुए 2 बैग लेकर गई, जिसमें कविता ने कई मोबाइल फोन रखे हुए थे। कविता का दावा है कि सीबीआई ने उन पर जितने भी आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ सबूत इन मोबाइल फोन्स में है। कल भी कविता से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी। इससे पहले आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने के कविता को 16 मार्च को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कविता ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची थी। उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। इनमें उनके बैंक डिटेल और बिजनेस के पेपर्स थे। कविता ने एजेंसी को चिट्ठी लिखकर यह भी कहा कि आगे की बातचीत वो ईमेल या अपने प्रतिनिधि के जरिए करेंगे।
अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी की, जिस पर विपक्ष बदले की कार्रवाई के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है सिर्फ, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आपको बता दें कि ईडी के कुल मामलों में सिर्फ 2.98% के सांसदों के व विधायकों के खिलाफ हैं। ईडी ने अपनी सजा के आंकड़ों को इस तथ्य पर आधारित किया है कि अब तक 25 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें 24 मामलों में सजा हुई है। 45 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी घोषित किया गया है। इससे पहले आपको समझाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। पीएमएलए 2002 में बना था और जुलाई 2005 में ईडी को पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया। एजेंसी को जांच के लिए आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने पर गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है। आपको बता दें कि 2014 से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामले में 4 गुना उछाल आया है। 95% मामले विपक्ष से हैं, इसीलिए विपक्ष को लग रहा है कि ईडी का उपयोग उनके खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि जब ईडी से कानूनी कार्रवाई शुरू किया तब से अब तक आंकड़े क्या बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2005 से जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू हुआ तब से ईडी ने 5,906 मामले दर्ज किए। हालांकि चार्जशीट ना के बराबर केवल 1,142 मामलों में दायर की। आंकड़े बताते हैं कि केवल 531 मामलों में तलाशी ली गई, यानी कुल मामलों का 8.99%। कुल 4,954 तलाशी अभियान के साथ प्रत्येक मामलों में औसतन 10 की जांच हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी मामले पर एक्शन लिया गया उन सब पर मैक्सिमम कार्रवाई हुई। यदि ये सिर्फ दुर्भावना की कार्रवाई होती तो कोर्ट इतने लोगों को सजा नहीं देता और इतने लोगों को जेल नहीं होती। ये ईडी का तर्क है। ईडी ने कहा है कि उनके वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक, एमएलसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 176 मामले दर्ज हैं, जो कुल मामलों का 2.98% है। ईडी के आंकड़ों के अनुसार एजेंसी ने 31 जनवरी तक 513 लोगों को गिरफ्तार किया और 1,919 अंतिम कुर्की के आदेश के माध्यम से 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। इनमें से अब तक 15,600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यदि इतने लोगों की संपत्ति की जांच हो रही है और जांच में रेट भी 99% है, तो इसका मतलब ईडी की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि विपक्ष इस पे सवाल उठाता ही रहेगा। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। दिल्ली के बजट पर मचे घमासान की 30 साल के इतिहास में इस तरह का ये पहला मामला है जब विधानसभा में बजट पेश नहीं किया गया। दरअसल सारा मामला दिल्ली में बजट को रोके जाने को लेकर है, जहां दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। क्या है दोनों पार्टियों के आरोप, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली है दिल वालों की, आप चिल्लाइए मत। लेकिन फिलहाल दिल्ली है सियासतदानों की, जहां आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है खेल, जिसके चक्कर में बजट नहीं हुआ है आज पेश, लेकिन मिल गई अनुमति। अब कल 11 बजे हो सकता है बजट पेश, लेकिन उसके पहले खूब हुआ हंगामा। बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी, उन्होंने, संविधान जो है वो तरह तरह की सिचुएशन से डील करता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी इस देश के अंदर आ सकती है कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के बजट को रोक भी सकती है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मैं तो कहूंगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी नहीं है, इट इज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बजट पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले भी एक बार बजट को रोका गया है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब किसी राज्य का बजट रोका गया हो। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष ने 2012 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान बजट का विरोध किया था, तो सरकार ने 28 फरवरी से 16 मार्च तक केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को स्थगित कर दिया था। 20 मार्च की शाम तक दिल्ली में हर ओर 21 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। दिल्ली वालों को भी इंतजार था कि आखिर इस बार बजट में उनके लिए क्या खास होगा। लेकिन सोमवार को रात 8 बजते बजते सब कुछ बदल गया।
खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 मार्च को बजट पेश नहीं होने के बारे में जानकारी दी। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली का बजट पेश होने से रोक दिया, लेकिन आज बजट की मंजूरी दे दी गई है, जिसे कल पेश करने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज दिल्ली में बजट ना पेश होने पर बड़ा सियासी बवाल हुआ। जहां एक तरफ केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें झूठा कह रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय की आपत्ति वाली चिट्ठी 17 मार्च को ही भेज दी गई थी, जिसमें सारे तथ्यों का हवाला था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और मंजूरी ना मिलने की वजह से आज बजट पेश नहीं हो पाया। जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि गृह मंत्रालय की आपत्ति वाला लेटर मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री को मिला ही नहीं। सीएम को कल शाम पता चला था, क्योंकि गृह मंत्रालय ने चिट्ठी सीएम या मंत्री को भेजने के बजाय मुख्य सचिव को भेजी और चीफ सेक्रेटरी ने ये बात कल शाम सीएम को बताई। आपको बता दें कि आज दिल्ली का बजट पेश होना था, लेकिन एलजी की मंजूरी ना मिलने की वजह से बजट पेश नहीं हो पाया। बजट की कॉपी गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी। गृह मंत्रालय ने विज्ञापन पर खर्च जैसे कुछ प्रावधानों पर जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को नहीं मिल पाया। इसलिए एलजी की मंजूरी नहीं मिली और बजट पेश नहीं हो पाया। इसी बीच अहम सवाल यह है कि दिल्ली सरकार आज विधानसभा में बजट क्यों नहीं पेश कर पाई। आखिर दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने की प्रक्रिया का क्या कदम होता है। दरअसल दिल्ली सरकार बजट तैयार करने के बाद पहले एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजती है। एलजी दिल्ली सरकार द्वारा तैयार बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाता है। तो ये मामला था दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने का। पहले केजरीवाल सरकार ने एलजी के अप्रूवल नहीं लिया था। दिल्ली सरकार द्वारा तैयार और एलजी को भेजे गए बजट में एलजी ने 5 आपत्तियां दर्ज की। गृह मंत्रालय को वो आपत्तियां भेजी थीं कि क्या वो 5 आपत्तियां हैं, हम आपको बताते हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से बजट को लेकर 5 मुख्य सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, विकास से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च का प्रावधान है, वो क्यों है। दूसरा सवाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 20% ही क्यों। तीसरा सवाल, डीटीसी और जल बोर्ड घाटे में है तो फिर फ्री सुविधा क्यों। चौथा सवाल, सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ का लोन ही क्यों। पांचवा सवाल, आयुष्मान योजना के लाभ से दिल्ली वाले वंचित क्यों। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश ये रहती है कि खबरों के पीछे की खबर को हम आपके समक्ष रखें। खबरों में बने रहने के लिए देखिए भारत 24।